चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2। तो पहले बहुत अच्छे से गौर से इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक हो, विषम हो और कोई एक ऐसा पूर्णांक, अगर हम उसे लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में लिखा जाता है? 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहां q, जो q लिखा है, कोई पूर्णांक है। ओके, जहां कोई, अगर हमें धनात्मक नंबर चाहिए तो सबसे पहली बात तो q धनात्मक पूर्णांक होगा। इसके पहले हम आपको कुछ बेसिक सी चीज बता रहे, उसे जरूर अच्छे से देखिएगा, गौर करिए। अगर हमने कोई एक नंबर लिया, चाहे वो सम नंबर हो चाहे विषम हो, सम और विषम सब आप लोग समझते होंगे। जैसे हमने कोई नंबर लिया 5, ये एक विषम नंबर है। अगर इस नंबर को हमने 2 से गुणा कर दिया तो बेटा ये एक जो था एक विषम नंबर था, और 2 जो है वो एक सम नंबर है। तो हमने क्या किया, एक विषम नंबर को एक सम नंबर से गुणा करेंगे जब, तो हमें आंसर क्या मिला? 10, जो कि एक सम नंबर है। ओके, अब भी बताते हैं आपको हमें क्यों बता रहे हैं। देखिए जरा, तो अगर हमें कोई नंबर, दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 6, एक सम नंबर है, इसमें हमने कितने से गुणा किया? 2 से, हमें क्या मिला? 12, मतलब एक सम नंबर मिला। हमने फिर से एक विषम नंबर लिया, मान लीजिए 7, इसमें हमने 2 से गुणा किया, आंसर हमें क्या मिला? 14। अगर इस 7 में हम बेटा 4 से गुणा कर दे, आंसर क्या मिला? 28। तो 14 और 28 दोनों कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी विषम संख्या में हम सम संख्या से गुणा कर दें तो वो संख्या क्या बन जाएगी? वो एक सम संख्या बन जाएगी। विषम संख्या में यदि हम सम संख्या का गुणा कर दें तो वह एक सम संख्या बन जाएगी, या सम संख्या में सम संख्या का गुणा कर दें तब भी सम बन जाएगी। विषम में सम का गुणा कर दें सम बन जाएगी। विषम में अगर सम से गुणा, या ऐसे नहीं कि 2 से ही करने में बन रही हो, 4 से भी कर दें तब भी सम। तो केवल आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब किसी भी नंबर में, चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो, अगर हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो उत्तर प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, वो एक सम संख्या होती है। चलो थोड़ा सा और नॉलेज एक्सपेंड कर ले। मान लीजिए, अच्छा 2 का गुणा करने के बाद, 4 का गुणा करने के बाद, 6 का गुणा करने के बाद सम संख्या तो मिली। अगर उस सम संख्या में, ये है बेटा कोई सम संख्या, अगर इस सम संख्या में हम कोई विषम संख्या जोड़ दें तो कौन सी संख्या मिलेगी? जरा देखें, सम संख्या 6, विषम संख्या 3, क्या मिला? 9, विषम संख्या मिली ना। जब हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो एक विषम संख्या मिलती है। जरा दूसरा देख लीजिए, सम संख्या 8, विषम संख्या 1, 9 मिला, विषम मिली ना। जब हम सम में विषम जोड़ते हैं क्या मिलता है? विषम। ओके, क्लियर हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक सम संख्या है 16, एक कोई विषम संख्या है 9, 16 और 9 आप जोड़ोगे कितना आएगा? 25, विषम संख्या मिलेगी। सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ दें तो कौन सी संख्या? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन आपको अच्छे से आप समझ पाएंगे। और अगर केवल आपको रट्टा मारना है, रट्टा के हिसाब से आप पढ़ते हैं, तो फिर मैथमेटिक्स वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि मैथमेटिक्स को याद करना आसान नहीं होता। कब तक याद रखेंगे आप? आपके सोशल साइंस का कोई क्वेश्चन तो है नहीं कि जिसे आप याद कर लेंगे। जरा अच्छे से देखें, अगर हम किसी सम संख्या में सम संख्या को प्लस करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? हम देखें जरा, सम संख्या ले लीजिए कोई 8, सम संख्या कोई ले लीजिए 6, आंसर मिला 14, तो 14 भी एक सम संख्या है। तो 2 3 4 बातें हमें क्लियर होगी। सबसे पहली बात, अगर किसी भी संख्या में, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, 2 का गुणा कर दें
तो आंसर हमें सम मिलता है। अगर हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दें, ओके, तो आंसर हमें विषम मिलता है। अगर हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ दें, तब हमें आंसर क्या मिलता है? सम संख्या मिलती है। चले मां इस सवाल को हल करें। ये कॉन्सेप्ट जो हमने आपको छोटी छोटी सी चीजें बताई हैं, ये आपकी यहाँ पे यूज जरूर होंगी। चलिए, तो अब हम इस सवाल को प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। गौर से देखिए कैसे हल करेंगे। हम क्या करते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, उनने हमें धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाने के लिए बोला है, तो हम मानेंगे। मान लीजिए वह धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। विषम पूर्णांक मानेंगे अपन ए। अब जरा देखिए, इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए। आपको यहाँ पे b की वैल्यू माननी है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक a रहता है इज इक्वल टू b q रहता है, तो q एक कोई पूर्णांक के रूप में हमें दे दिया गया है। यहाँ पे भी q लिखा है, a नहीं था, हमने मान लिया। अब आपको एक b भी देना है, और जरा देखिए, तथा b बराबर, इस b की बच्ची वैल्यू भी होगी। क्या होगी वो इस b की वैल्यू? ये यहाँ पे 6 लिखा है, तो b बराबर आप क्या लेंगे? 6। ओके, जरा देखें, b बराबर 6। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो b का वैल्यू 2 होता, 4 लिखा होता तो b का वैल्यू 4 होता, 5 लिखा होता तो b का वैल्यू 5 होता। तो वहां पे जो इस नंबर के साथ जो आपको जिस फॉर्म में पूछा गया है, किस रूप का होता है, उसमें जो नंबर आगे लिखा है वो काय का वैल्यू हो गया? b का। अब हम इसमें क्या करेंगे, a और b के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? a तथा b के लिए यूक्लिड, शॉर्ट में लिख दीजिए, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। जरा देखिए क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, यहाँ पे आर की कुछ कंडीशन है जो हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या कंडीशन है? आर की वैल्यू 0 से या तो ग्रेटर रहेगी या 0 के बराबर रहेगी, और आर की वैल्यू बी की वैल्यू से, मतलब यहाँ पे 6 से छोटी रहेगी। अर्थात क्या हुआ, इसीलिए आर के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? आर के संभावित मान, आर 0 के बराबर हो सकता है तो आर बराबर 0 आ सकता है, या फिर आर बराबर 1 आ सकता है, या फिर आर बराबर 2 आ सकता है, आर इज इक्वल टू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6 नहीं हो सकता। आर की वैल्यू हमें b से छोटी चाहिए है। ओके, एक पूर्णांक के रूप में चाहिए। यहाँ पे देखें, और ये जो q है, यहाँ पे q एक क्या है? जहां q एक, बेटा हमें धनात्मक विषम पूर्णांक माना है हमने a, और a की इज इक्वल टू में लिखा है, और b की वैल्यू पॉजिटिव है, तो q भी एक धनात्मक ही होगा, धनात्मक पूर्णांक है। q एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ओके, अब देखें, तब a के मान क्या क्या हो जाएंगे? a इज इक्वल टू, बेटा 6q हो जाएगा जब r का मान 0 रहेगा, तो a का मान 6q हो सकता है। और क्या हो सकता है? या फिर a का मान क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? 6q प्लस 2 भी a हो सकता है। जरा देखें, यहाँ पे कॉमर्स लगा दे रहे हैं। 6q प्लस 3 हो सकता है, 6q प्लस
4 हो सकता है और 6q प्लस 5 हो सकता है। ये हो गए हमारे a के मान। a हमने एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या मानी थी, उसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में इन 6 टाइपों से लिख सकते हैं। इनमें से अब गौर से देखिएगा, हमें प्रूफ करना है कि जो ये 6 प्रकार से हम a को लिख सकते हैं, उनमें से धनात्मक विषम पूर्णांक +1 +3 और +5 वाला है। तो हम आपको पहले एक चीज बता चुके हैं, किसी भी नंबर में जब हम एक सम संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आता है आंसर? एक सम संख्या। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किसी भी संख्या में चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, अगर हम उसमें एक सम संख्या से गुणा करते हैं तो वो सम होती है। ओके, और अगर हम सम संख्या में एक सम संख्या जोड़ेंगे तो आंसर सम मिलेगा। ओके, और अगर हम सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो आंसर विषम मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? ओके, जाइए जरा फेर बंद कर लें पहले, नहीं इसको बंद। जरा देखें क्या बोला, सम संख्या में सम संख्या प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सम। सम संख्या में विषम संख्या प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? विषम। जरा यहां पे देखें बेटा, ये एक सम संख्या होगी क्योंकि q एक कोई पूर्णांक है, उसमें हमने सम संख्या से गुणा किया है, तो हमें पता है किसी भी संख्या में सम संख्या से गुणा करने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। बेटा, इस सम संख्या में विषम संख्या ने एक जोड़ी गई तो ये विषम होगी। इस सम संख्या में 2 प्लस किया गया यानी एक सम संख्या, तो ये भी आंसर सम होगा। ये विषम होगी, ये सम होगी और ये संख्या विषम होगी। जरा देखिए यहां कौन कौन सी सम है? 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम, चलो ऐसे मत लिखिए, धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। क्योंकि जरा एक रीजन हम इनको अब लिखने वाला रीजन बता दें कि क्या लिखकर, हमें पता है कि अगर सम संख्या कब कहलाती है? यदि किसी संख्या में 2 से भाग चला जाए तो वो सम कहलाती है। कहने का मतलब 2 उसका एक गुणनखंड होगा। इन सब का 2 एक गुणनखंड है, सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हो। इसमें से निकाल लो 3q बचेगा, इसमें से निकालेंगे 3q प्लस 1 बचेगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा 3q प्लस 2 बचेगा। क्योंकि इनका एक गुणनखंड 2 है। ओके, ये सब नंबर क्या हो गए? सम संख्याएं हो गई, धनात्मक सम पूर्णांक हो गए। कौन कौन से? 6q मतलब ये वाला, 6q प्लस 2 मतलब ये वाला, 6q प्लस 4 मतलब ये वाला। ये सब क्या हो गए? धनात्मक संख्याएं। तो बेटा जो बची हैं वो कौन सी होंगी? ऋणात्मक संख्याएं। अतः सिद्ध हुआ कि ओके, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर धनात्मक विषम पूर्णांक हमें लिखना है तो किसके रूप का होगा? 6q प्लस 1, वो ही बचाना, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें इसको सॉल्व करना है। बस ये है कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम इसको ऐसे क्यों करते हैं। किसी भी संख्या में अगर हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो कौन सी संख्या मिलती है? हम सम में अगर विषम जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या मिलती है? सम में अगर हम सम जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या मिलती है? ये सब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत ही आसानी से इन सवालों कर सकते हैं। हाँ, इसमें इसके करने के कई तरीके हैं।
क्योंकि आपको केवल इसमें प्रूफ करना था और इसमें हम एक धनात्मक पूर्णांक और k1 k2 लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सबसे आसान तरीके से बताया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3। हाँ, एक बात और ये है कि अगर हम इस अध्याय में से वास्तविक संख्याओं के अध्याय 1 में से बात करें तो ये वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आते। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि अभी अपन को अपना कोर्स कंप्लीट करना है और सारे के सारे क्वेश्चन अपन को देखने हैं। हम यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते, केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं और आप उनकी सहायता से आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट, कोई परेशानी या फिर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन से हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पर सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, ओके, कितनी सेना की टुकड़ी है? सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या बराबर 616 को क्या करना है? 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इन 616 सदस्यों को 32 बैंड वाले आर्मी के जवान जो बैंड लिए हुए हैं उनके पीछे पीछे चलना है। उन स्तंभों की, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब यह है कि एक स्तंभ में, एक सीधे कॉलम में जितने बैंड वाले पहले कॉलम में, उतने ही दूसरे कॉलम में बैंड वाले, उतने ही तीसरे कॉलम में बैंड वाले, और पहले कॉलम में यानी पहले स्तंभ में जितने सेना के सदस्य बिना बैंड के पीछे होंगे उतने ही दूसरे में होंगे, उतने ही तीसरे में होंगे, उतने ही चौथे में होंगे। ओके, बात समझ पा रहे हैं? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है कि कितनी अधिकतम से अधिकतम अपन स्तंभ बना दें कि बैंड वाले की संख्या हर स्तंभ में समान हो। अगर पहले स्तंभ में 2 बैंड वाले तो दूसरे में भी वो 2, तो तीसरे में भी 2। ओके, और अगर पहले में मान लो 75 जवान आए तो दूसरे में भी 75, तीसरे में भी 75, चौथे में भी 75 बैंड वालों के पीछे। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया। हमारी क्लास में एक बच्चा बोलता है, सर एक ही स्तंभ बना देना, 32 बैंड वालों को आगे कर दे, उनके पीछे 616 सदस्यों को कर दे। अकल बच्चे ने बहुत अच्छी चलाई थी, लेकिन वो एक बात पढ़ना भूल गया कि हमें अधिकतम से अधिकतम स्तंभ बनाने हैं। जितने पॉसिबल, अधिकतम से अधिकतम जितने स्तंभ पॉसिबल हो सके हमें वो बनाने हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या लिख दी। अब हम लिख देंगे आर्मी बैंड में, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या बराबर 32। ओके, देखें अब आगे हमें क्या करना है, स्तंभ बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पे हमें एक परिभाषा याद आती है महत्तम समावर्त की, SCF की। वो ये बोलती है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे।
मतलब हमें ऐसी एक स्तंभों की संख्या मिल सकती है, अगर हम इन दोनों का HCF निकाल दें, उस संख्या से ये भी डिवाइड हो जाएंगे, मतलब बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे, ये भी बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे, और वो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी अधिकतम संख्या हमें स्तंभों की मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? HCF एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे बड़ा नंबर, जो इसे भी डिवाइड कर सकता है, जो इसे भी डिवाइड कर सकता है, और डिवाइड का मतलब जो इसे भी उतने समान टुकड़ों में बांट देगा, जो वो नंबर होगा इसको भी उतने ही समान टुकड़ों में बांट देगा। ओके, और सबसे बड़ा नंबर, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या करनी है? ओके, उन स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा? हमें ज्ञात करना होगा इनका HCF। तो देखें, हम यहां पर निकालेंगे 616 व 32 का HCF निकालने के लिए, चूंकि आप अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, यहां पर अपन ने क्या पढ़ा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहां पे अपन लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखें जरा, हमें ऊपर के सवाल का कोई काम नहीं है, सवाल आप लोग एक बार देख चुके हैं, एक बार अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसे हम रेज कर सकते ताकि हम ऊपर अच्छे से लिख सके, आप लोग को समझा सके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? A = BQ + R, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले। ओके, और R की कंडीशंस जो होती है, R की वैल्यू 0 के इक्वल और उससे बड़ी होती है, और B से लेस यानी छोटी होती है। जरा देखें, यहां पर हमारे पास बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 616। यहां पर अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे प्रथम चरण, प्रमेय का लगाएंगे, क्या होगा? बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 616, तो 616 को पहले लिखेंगे। किससे हमें 32, 616 और 32 को साथ में ऑपरेट करना है। तो बेटा बिल्कुल जैसे हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, तो केवल एक भाग के सवाल का जैसा होता है। 32 का कितनी बार टेबल पढ़ें, कितनी बार दूनिया पढ़ें कि 616 के बहुत ज़्यादा समीप पहुंच जाएं, हमारा जो रिमाइंडर बचे वो उससे कम हो, या फिर पूरी तरह से भाग चला जाए। तो हम देखें, अगर हम 20 बार पढ़ेंगे तो 640 आ जाएगा। 19 बार पढ़ के देखते हैं, ये हमने 19 बार पढ़ेंगे तो 19 दूनी 38 57 608 आएगा, और जब 608 आएगा तो 8 बचा रहेगा यहाँ पर शेषफल। ओके, यहाँ पर आप कभी भी याद रखिएगा, अगर आपका सवाल गलत ना हो जाए, इसके लिए जो यहाँ पे बेटा रिमाइंडर आता है वो कभी भी इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर वो बड़ा नहीं है तो यहाँ पे आप लिख भी देंगे, और अपन यहाँ पे ये लिख देंगे कि जो R है, R = 8 does not = 0। तो अभी हमें एक चरण और लेना पड़ेगा। हमें कब तक इन चरणों को आगे करते जाते हैं? जब तक कि यहाँ का शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाता। अब देखें, द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग पहले सीख चुके हैं, तो इस 32 को लेंगे। ओके, यहाँ पर आप 8 को लेंगे, और अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे कितने बार हम टेबल पढ़े 8 की 32 मिल जाए, तो 8 4 जा 32, 8 चौके 32। अच्छा, शेषफल कितना बचा बेटा? 0। यहाँ पे मिल गया R = 0। यहाँ पे लिखेंगे हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, अतः 616 व 32 का HCF बराबर 8 है। तो अच्छा, हमसे क्या पूछा गया था? स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी। ये 8 ऐसे स्तंभ हैं कि ये सबसे अधिक 8 स्तंभ बनाए जा सकते हैं जिनमें समान संख्या में बैंड वाली आर्मी और उनके पीछे पैदल मार्च करने वाली आर्मी
जितने आर्मी के जवान पहले में होंगे पैदल, उतने ही दूसरे में होंगे, उतने ही तीसरे में होंगे। बैंड वाले जितने पहले स्तंभ में होंगे, उतने ही दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, उतने ही आठों में बराबर बराबर होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जितने बैंड वाले उतने ही पैदल मार्च वाले, बिल्कुल नहीं। पैदल मार्च वाले पहले जितने स्तंभ में, तो दूसरे भी उतने में, तीसरे में भी उतने में, चौथे में भी उतने ही। और आर्मी बैंड, जो बैंड वाले आर्मी के जवान हैं, वो पहले स्तंभ में जितने होंगे उतने ही आठों स्तंभों में बराबर बराबर संख्याओं में होंगे। इसके बाद अपन मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।